हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। सभी लोग जुड़ जाइए, शाम के 6 बजने ही वाले हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये समय है साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन का। तो जल्दी से सब लोग जुड़िए और हम लोग आज की टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। कमेंट कीजिए आप लोग, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। बताइए ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है, इसका काम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास एसी को डीसी में बदलने की, डीसी को एसी में बदलने की, डीसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने की, या फिर एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने की। जल्दी से कमेंट कीजिए सही उत्तर क्या है। तो यदि आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही दे रहे हैं। डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वह एसी वोल्टता को बढ़ाने का भी होता है और घटाने का भी होता है। आपको याद रखना है, एक दो बात मैं यहां से आपको बताता हूं। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका मुख्य रूप से दो तरह के काम होता है। अगर लो वोल्टेज है, ऐसा वोल्टेज लो वोल्टेज, तो वह उसको बढ़ाकर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और हाई वोल्टेज अगर है तो हाई वोल्टेज को यह क्या करता है कि फिर लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर का मैंने काम बताया कि यह लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। तो यही हुआ, एसी वोल्टता को बढ़ाने का भी काम है और घटाने का भी काम है। यह भी ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है यह केवल एसी में काम करता है और डीसी में काम नहीं करता है। एसी का मतलब आप लोग समझते होंगे, आपके घर में जो बिजली आती है सरकारी बिजली, वह कैसी बिजली है? तो वह एसी बिजली है। ये आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर से एक सवाल आपको और याद रखना है। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग को याद रखना है, ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। अब आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। कमेंट कीजिए, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं। जल्दी से कमेंट करके बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है। जो भी आंसर आपके दिमाग में आ रहा है कमेंट कीजिए। तो जो भी लोग इसका आंसर लिख रहे हैं फैराडे, उनका सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है? माइकल फैराडे ने। ये सब प्रश्न यहां से आप लोग को याद रखने हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप लोग को बताना है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। बताइए आप लोग, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, जिसे कि आप औसत मान भी कह सकते हैं, क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास 0, 2i, i/2 या फिर i। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। प्रत्यावर्ती धारा का जो एक चक्र होता है, एक चक्र, यह 2 अर्धचक्र में बटा होता है। आप लोग को याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा का जो एक चक्र होता है वह 2 अर्धचक्र में बटा होता है। और एक अर्धचक्र का मान होता है +0.7। यहां पर गलती लिखा गया है, जो फिर से बताता हूं आप लोगों को, 0.763। और एक दूसरा अर्धचक्र भी होता है, उसका मान होता है -0.763। ये दोनों अर्धचक्र है, यह भी एक अर्धचक्र है, यह भी एक अर्धचक्र है।
इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान। ये हुआ धनात्मक अर्धचक्र का औसत मान, और ये जो होता है ये होता है ऋणात्मक अर्धचक्र का औसत मान। तो पूरा चक्र के निकालिएगा तो इन दोनों को ऐड करना होगा। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में AC कहते हैं, का औसत मान या फिर माध्य मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारा प्रश्न। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं? बताइए आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्यों रहते हैं? नाभिकीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षी बल के कारण, कूलॉम बल के कारण, या फिर इनमें कोई नहीं। क्या होगा सही जवाब? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर C के साथ, उनका एकदम सही है, C यहाँ पर सही उत्तर है। आप लोग को याद रखना है कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं? कूलॉम बल के कारण रहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु के जो अंग होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक परमाणु गोल होता है और इसके भीतर ये क्या है, ये नाभिक। ये जो है परमाणु, इसमें बाहर बहुत सारा कक्षा होता है और बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि परमाणु के कितने अंग होते हैं, तो आपको क्या क्या बताइएगा, बोलिए। परमाणु के कितने अंग होते हैं? आपको पता है सबके पास नाक होगा, बस यही नाक और नाभिक। नाक भी आपका अंग है और कफ और कक्षा। परमाणु के अंग का नाम क्या है, नाक। ये आपसे पूछ ले कि परमाणु के अंग का नाम बताइए, आप क्या बताइएगा, नाक। नाक का मतलब क्या है, ना से नाभिक, क से कक्षा। और आप यह भी जानते होंगे कि कक्षा में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन रहता है, तो नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक में रहता है, ये जो मैं नाभिक कह रहा हूँ, कक्षा में रहता है, इसमें ये सब कक्षा में है। तो यह किस बल के कारण रहता है? तो आपको याद रखना है कूलॉम बल के कारण यह रहता है। ठीक है, अब बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बताइए आप लोग, गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब, बताइए गैसें चालकता कब प्रदर्शित करती है? दाब बढ़ाया जाता है तब, दाब कम किया जाता है तब, ताप बढ़ाया जाता है तब, या फिर ताप कम किया जाता है तब। जल्दी से आप लोग उत्तर कमेंट कीजिए, गैसें चालकता कब प्रदर्शित करती है? तो जो लोग ऑप्शन नंबर B दे रहे हैं इस प्रश्न का आंसर, वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। B इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गैसें चालकता तब प्रदर्शित किया जाता है करती है जब दाब कम किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि साधारण दबाव जब होता है, साधारण दबाव, उसमें क्या होता है, साधारण दबाव पर गैस विद्युत का कुचालक होती है। क्या होती है, कुचालक। इसलिए साधारण दबाव पर कुचालक होती है। अगर आप चाहते हैं कि गैस सुचालक हो जाए, तो उसके अंदर का दाब क्या करना होगा, कम करना होगा। तो दाब कम करने पर जो है गैसें चालकता प्रदर्शित करती है, यानी विद्युत का सुचालक बनती है। अब बताइए आप लोग, Me द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी? कमेंट कीजिए आप। इसमें आप लोग को इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है Me, आवेश दिया हुआ है E, और कहता है कि विरामावस्था से V वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, तो इसका जो है अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके, क्या होगा सही उत्तर?
तो यदि आप लोग इस सवाल का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि ईवी, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। मैं समझाता हूं कि ईवी कैसे होगा। आप लोग पढ़े होंगे विभव या फिर विभवांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला। विभवांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? विभवांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कार्य बटे में आवेश। ये आप लोग पढ़े होंगे, 10th में भी ये पढ़ना था। और कार्य का मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि जहां जहां कार्य लिखा जाता है वहां वहां हम ऊर्जा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मात्रक सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ही पूछी गई है। यहां से इस फार्मूला से अगर आप ऊर्जा निकालिएगा तो क्या हो जाएगा फार्मूला? विभवांतर गुणे आवेश बराबर ऊर्जा। विभवांतर गुणे आवेश बराबर ऊर्जा, यही फार्मूला बनेगा। ऊर्जा ज्ञात करने का फार्मूला है। देखिए इसमें विभवांतर कितना दिया है? भी। विभवांतर के जगह पर भी लिखेंगे। आवेश दिया है यहाँ पर ई, आवेश के जगह पर ई लिखिएगा। ऊर्जा यानी कि ई बराबर आप क्या लिखिएगा? भी ई। तो भी ई लिखिए चाहे ई भी लिखिए, दोनों एक ही बात है, इसलिए ई भी इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। अब बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। किसी तत्व के दो समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स के नाभिकों में अवश्य है। बताइए किसी तत्व के दो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स के नाभिकों में कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है कि सही होगा? न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, या फिर प्रोटॉन की संख्या असमान होती है। क्या होगा सही जवाब? तो सभी लोगों को पता है कि समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समस्थानिक का मतलब होता है जिसमें परमाणु संख्या क्या हो? समान। परमाणु संख्या समान होता है उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। और परमाणु संख्या तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप लोग यह भी पढ़े होंगे कि परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या ऑप्शन में है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर बी में है, प्रोटॉन की समान संख्या, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी लोग इसका जवाब बी कमेंट कर रहे हैं वो लोग सही बता रहे हैं। अब बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। इसमें आप लोगों को बताना है कि कैथोड किरणों में निहित है। बताइए कैथोड किरणों में क्या निहित है? यह तेज धनाभिष्ट कणों की धारा है, तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा है, प्रकाश का पुंज है, या फिर तीव्र प्रोटॉनों की धारा है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा सही जवाब। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ उनका जवाब बिल्कुल सही है। बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा। कैथोड किरण क्या है? तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा है। अब यहाँ से 2-3 सवाल आप लोग को याद रखना है। जैसे कि अगर आपसे पूछ देगा कि कैथोड किरण जो है, कैथोड किरण इस पर कि कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है या फिर ऋण आवेश होता है? बताइए आप क्या होता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और सब लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कि इस पर आवेश क्या होगा? ऋण आवेश होगा। ये तो समझने लायक बात है। उसके बाद है कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि कैथोड किरण चलती कैसे है ना? आपसे पूछा जाएगा कि कैथोड किरण कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि कैथोड किरणें जो होती है वो एकदम सीधी रेखा में चलती है। जिस तरह से प्रकाश सीधी रेखा में चलती है उसी प्रकार से कैथोड किरण भी सीधी रेखा में ही चलती है। उसके बाद यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैथोड किरण जो है इसकी इकाई क्या है, यूनिट क्या है? जैसे शरीर की इकाई जो होती है कोशिका होती है, उसी प्रकार से कैथोड किरण की इकाई, तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि यह इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, यानी कि इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ये सब सवाल यहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा कैथोड किरण का चर्चा चला है तो इसी का भाई है एनोड किरण। हम लोग एनोड किरण का भी चर्चा कर लेते हैं। एनोड किरण में ठीक उल्टा बात आपको बोलना है। जैसे कि अगर आवेश पूछ ले तो आप क्या बताइएगा? धन आवेश।
उसके बाद अगर यह पूछ ले कि यह चलती कैसे है, तो एक कॉमन बात है, यह भी सीधी रेखा में ही चलती है, ये आपको याद रखना है। ऐसा ना कह दीजिए कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में चलती है। एनोड किरण भी जो है वह सीधी रेखा में ही चलती है। और अगर इकाई पूछ ले आपसे, तो कैथोड किरण पर ऋणावेश है, इसकी इकाई है इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एनोड किरण पर धनावेश है, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी? प्रोटॉन। पी फॉर प्रोटॉन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब बात आपके दिमाग के अनकॉन्शियस पार्ट में चला गया होगा और आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा। अब इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? अगर इस स्टेज में भी आपको पता नहीं है कि मूल कण कौन नहीं है, तो आप जहां हैं वहीं पर कान पकड़िए, 25 बार उठक बैठक कीजिए वीडियो रोक के, उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा। तो हमको पता है कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि अल्फा कण जो है इसमें मूल कण नहीं है। न्यूट्रॉन मूल कण है, प्रोटॉन भी मूल कण है और इलेक्ट्रॉन भी मूल कण। तो सभी लोगों का आंसर सी ही आना चाहिए। अल्फा कण जो भी लोग जवाब दे रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। इसमें अल्फा कण जो है वह मूल कण नहीं है। और बाकी डिस्कशन तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आवेश की चर्चा कीजिएगा तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी उदासीन होता है। प्रोटॉन पर जो होता है प्लस आवेश होता है। और परिमाण की बात कीजिएगा तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। अल्फा के कण पर कौन सा आवेश होता है? इस पर भी प्लस आवेश होता है, लेकिन याद रखिएगा 2 प्लस होता है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो 2 इकाई का धनावेश, 2 इकाई धनावेश, ये आपको याद रखना है। अल्फा कण जो है यह हीलियम नाभिक के बराबर माना जाता है, तो इस पर 2 इकाई धनावेश होता है। और इलेक्ट्रॉन की आवेश की चर्चा कीजिएगा तो फिर आपको पता है, अभी मैंने बताया आपको कि इस पर ऋणावेश होता है। और मात्रा कहिएगा तो फिर उतना ही जितना प्रोटॉन की है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब बात आप लोगों को पता होगा। खोजकर्ता आप लोग जल्दी जल्दी बोल लीजिए, कमेंट करने का टाइम नहीं है। बताइए न्यूट्रॉन की खोज कौन किया? बोलिए आप लोग, न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूट्रॉन की खोज किए हैं कौन? जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज कौन किए? तो प्रोटॉन की खोज कौन किए थे? गोल्डस्टीन। अल्फा कण की खोज कौन किए हैं? अल्फा कण की खोज किए रदरफोर्ड। और इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किए हैं? जे थॉमसन। तो ये सब बेसिक प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको आता होगा। अब इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में किसे महत्तम वेधन क्षमता है? वेधन क्षमता सवाल में एग्जाम में आपसे भेदन क्षमता भी लिख कर पूछ सकता है, और इसका मतलब होता है छेद करने की क्षमता। छेद करने की क्षमता। तो बताइए इसमें किसकी वेधन क्षमता जो है सबसे अधिक है? एक्स किरणों की, कैथोड किरणों की, अल्फा किरणों की, या फिर गामा किरणों की? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा सही जवाब इसका। तो जो भी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, गामा किरणों की, उनका जवाब एकदम सही है। गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है वह सबसे ज्यादा होती है। याद रखना है आप लोगों को। यहां से 2-4 सवाल आप याद कर सकते हैं। एक होता है वेधन क्षमता, और वेधन क्षमता का उल्टा होता है आयनन क्षमता। और यहां पर आप तरंग धैर्य भी याद कर सकते हैं। तरंग धैर्य, 3 चीज पर आप लोग गौर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ये सब सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप पढ़े होंगे कि रेडियो सक्रियता जो होती है उसमें 3 किरणें निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा। तो अगर वेधन क्षमता आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आप क्या बताइएगा? सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होता है गामा का। गामा से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा नहीं कहिए लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन गामा से कम या बीटा का होता है। और बीटा से भी कम किसका होता है? अल्फा। तो याद रखना आप लोगों को, कभी कभी सजाने के लिए दे देगा। तो गामा का सबसे ज्यादा, बीटा का उससे कम, और अल्फा का सबसे कम। और आयनन क्षमता की अगर बात कीजिएगा तो आयनन क्षमता जो होता है
वह वेधन क्षमता का ठीक उल्टा होता है। इसमें अल्फा का आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है बीटा का। बीटा बेचारा बीच में है, ये कभी भी ज़्यादा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आयनन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका होता है? अल्फा का। उससे कम होता है बीटा का, और सबसे कम होता है गामा का। ये आपको याद रखना है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य की अगर बात करें तो तरंगदैर्घ्य आयनन क्षमता और तरंगदैर्घ्य दोनों एक ही समान मान लीजिए होता है, यानी कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? अल्फा का। अल्फा से कम बीटा का, और बीटा से कम गामा का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेधन क्षमता, आयनन क्षमता और तरंगदैर्घ्य किसका कम और किसका ज्यादा होता है। चलिए, ये रहा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बताइए आप लोग कि नाभिकों के मिलने और नए नाभिकों के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहा जाता है क्या? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। नाभिकों के मिलने और नए नाभिक के बनने से ऊर्जा मुक्त होती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये यहाँ पर सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकों का जुड़ना नाभिकीय संलयन, और अगर कहे कि नाभिकों का टूटना तब नाभिकीय विखंडन। याद रखना आप लोगों को। तो नाभिकीय संलयन यहाँ पर सही जवाब होगा। और मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ाया था, 3 एग्जाम्पल बताया था। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। अब यहाँ से एक लिख के कमेंट कीजिए, सूर्य की जो ऊर्जा होती है इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन यही है ABCD, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु बम जो फटता है उसमें ऊर्जा का क्या कारण है? परमाणु बम की ऊर्जा का क्या कारण है? ये भी आपको कमेंट करना है। और तीसरा में आपको कमेंट करना है कि हाइड्रोजन बम जो होता है उसके ऊर्जा का क्या कारण है? तो आप लोग बताइए। इन तीनों प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए। सूर्य की ऊर्जा का कारण, परमाणु बम के कारण और हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का कारण। तीनों का आंसर दीजिए आप लोग 1 2 3 लिख के। ऑप्शन यही है जो आप लोग को चारों दिख रहा है। तो अगर आप लोग सूर्य की ऊर्जा का कारण बता रहे हैं नाभिकीय संलयन, यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका लिखे हैं, तो आप बिल्कुल सही लिखे हैं। परमाणु बम के लिए अगर ऑप्शन नंबर B लिख रहे हैं तो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। और हाइड्रोजन बम के लिए अगर फिर से ऑप्शन नंबर A दे रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ये आप लोगों को याद रखना है। ये 10 प्रश्न का हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब चलेगा यहाँ पर सुपर फास्ट रिवीजन। 10 जो कि पिछले वीडियो के प्रश्न हैं आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको मैं डिस्कशन नहीं कराऊंगा, केवल क्वेश्चन आंसर आप लोग जानते ही हैं। तो जल्दी जल्दी अब कमेंट कीजिए 11 का जवाब क्या होगा। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में ही होती है, यहाँ पर हो गलती से लिखा गया है ही होती है, बल्कि द्रव कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अगर आप लोग डी जवाब दे रहे हैं तो आपका जवाब एकदम सही है, डी ब्रोगली नियम। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। यदि द्रव्यमान m का कोई कण भी चाल से गतिमान हो तो उससे संबद्ध तरंगदैर्घ्य लेमडा होता है क्या? बताइए। तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तरंग का द्रव्यमान m दे रखा है, चाल भी दे रखा है, और पूछ रहा है कि तरंगदैर्घ्य लेमडा क्या होगा। तो जो लोग दे रहे हैं इसका जवाब ऑप्शन नंबर C, उनका जवाब एकदम सही, H/m भी यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना गया है? जल्दी से बताइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव सभी लोग पढ़े होंगे, उसमें प्रकाश को क्या माना गया है? तो अगर आप दे रहे हैं जवाब ऑप्शन नंबर A तो आपका जवाब गलत है। अगर आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर B तो आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है, B इस सवाल का सही उत्तर है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। बताइए कार्यफलन जो है किसके लिए आवश्यक ऊर्जा है? परमाणु को उत्तेजित करने के लिए, एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए,
एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए या फिर परमाणु की छानबीन करने के लिए। तो क्या होगा सही जवाब? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसे आप प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, धातु के कार्यफलन पर, या फिर इनमें से किसी पर नहीं? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका जवाब सही है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। चलिए अब 16 का आंसर बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। मिल्कन की तेल बूंद विधि द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? बताइए, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चीज ज्ञात किया जाता है? द्रव्यमान, आवेश, वेग, या फिर इनमें कोई नहीं? तो जो लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, आवेश सही उत्तर होगा। मिल्कन ने तेल बूंद विधि द्वारा आवेश का निर्धारण किया था। आप लोग को पता है कि आवेश कितना होता है? -1.6 × 10 की पावर -19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। बताइए आप लोग, थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या? पिछला था मिल्कन की तेल बूंद विधि, यह है थॉमसन की विधि, जिसे आप थॉमसन की विधि भी कह सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या निकाला जाता है? संवेग निकाला जाता है, आवेश निकाला जाता है, द्रव्यमान निकाला जाता है, या फिर आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाता है। अगर आप लोगों को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाता है, तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन है? बताइए, सबसे कम कार्यफलन इसमें किसका होगा? सोडियम का, बेरियम का, लोहा का, या तांबा? जो लोग ए जवाब दे रहे हैं सोडियम, उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बताइए, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? महाभिव्याय क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए, प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है? तो अगर आप लोग इसका आंसर ए कमेंट कर रहे हैं, ml² t-1, आपका जवाब सही है। ये वालों का बिल्कुल सही है। और ये रहा आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड स्क्वायर, या फिर जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर? तो जो लोग जूल सेकेंड आंसर दे रहे हैं, प्लांक नियतांक का SI मात्रक, उनका बिल्कुल सही है। ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 20 प्रश्नों का टेस्ट देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टेस्ट देने में मजा आ रहा होगा, और आप लोग को जो नया क्वेश्चन मिलता है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर रहे होंगे। ये पढ़ने का यूट्यूब से अच्छा तरीका है, उसको स्क्रीनशॉट जरूर कीजिए। आप पढ़ाई के लिए तत्पर रहिए, है ना। जिस तरह से आप कोई अच्छा सा वीडियो देखते हैं, उसको फेसबुक पर शेयर करते हैं, उसको व्हाट्सएप पर लगाते हैं, कौन चीज़ में? स्टेटस में लगाते हैं, उसी तरह से जो नया क्वेश्चन मिले उसको आप जो है, हार्ड क्वेश्चन लगे आपसे, जो आपके एकदम नया है, उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको जो है अपना स्टेटस में लगाइए। और स्टेटस में बार बार जाकर आप देखिएगा कि कितना लोग इसको वॉच किया है, तो आपको याद भी हो जाएगा। तो सब पढ़ने का बहाना है। पढ़ाई अगर आप ढूंढिएगा तो यूट्यूब में भी पढ़ाई है, व्हाट्सएप में भी पढ़ाई है, फेसबुक में भी पढ़ाई है। अगर आप पढ़ाई नहीं ढूंढिएगा तो आप कहीं भी नहीं पढ़ सकते हैं, वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अभी जो है ऑनलाइन के ज़माना में आदमी का माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वीडियो देखने के लिए आता है, जुट्टों के माता पिता को कहता है कि सुभाष सर जी जो है लाइव टेस्ट लेंगे, पापा से मोबाइल मांग के शॉर्ट वीडियो देखना कुछ लोग शुरू कर देते हैं। हमको सब पता है, इसलिए कुछ गार्जियन भी कहते हैं कि सर जी ये सब मोबाइल खरीदवा लिया है आपसे पढ़ने के लिए यूट्यूब पर, और जुट्टों के पढ़ता उड़ता है नहीं, वो जो है मोबाइल खरीदवा कर गार्जियन को भी धोखा देता है, अपने आप को भी धोखा देता है, इस समाज को धोखा देता है, इस राज्य को धोखा देता है, इस भारत देश को धोखा देता है।
तो आप लोग देशभक्त बनिए, देश के गद्दार नहीं बनिए। गद्दार का मतलब होता है जो अपना फर्ज को, अपना कर्तव्य को सही से पूरा न करे। जैसे मैं टीचर हूँ, मैं अगर अपना कर्तव्य पूरा नहीं करूँगा तो मैं गद्दार कहलाऊँगा। उसी तरह से आप स्टूडेंट हैं और आप अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कीजिएगा तो आप भी क्या कहलाइएगा? गद्दार कहलाइएगा। ठीक है, ये मत समझिए कि खाली नेता लोग ही गद्दार होते हैं, है ना। जो लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते हैं वो सब गद्दार होते हैं। मैं देशभक्ति का यही परिभाषा सब दिन बताता हूँ। ये मैं कुछ बाहरी बात आपको बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सबसे मोटिवेशन मिलता होगा। ठीक है, और शॉर्ट वीडियो इस के चक्कर में नहीं पड़िए। अब एग्जाम का केवल 2 महीना बचा हुआ है, तो पूरा एनर्जी के साथ पढ़िए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,